सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही वो वजह है जिसकी बदौलत मैं और ज्यादा मेहनत और जोश के साथ काम कर रहा हूं। ये सफर आप सबके बिना मुमकिन नहीं था। आपके सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं। एक समाज जिसने उसकी चीख को अनसुना कर दिया। सर्दियों की सख्त तरीन रात थी। साधक हॉस्पिटल में इधर उधर चक्कर लग रहा था। इतने में नर्स बाहर आई और कहने लगी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। नर्स के हाथ में एक बच्ची थी। उसने वह बच्ची साधक की तरफ बढ़ाई। साधक ने जल्दी से बच्ची को पकड़ा और सीन से लगा लिया। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। यह बिन मां की बच्ची कैसे पलेग? ऐ मेरे खुदाया, यह मुझ पर कैसा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं अपनी बच्ची को संभालूं या मेहनत मजदूरी करूं? इतने में उसके रिश्तेदारों ने कंधे पर थपकी दी और फिर उसकी बीवी को घर ले जाया गया। उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। साधक ने अपनी बेटी को अपनी बहन की गोद में डाल दिया और कहने लगा, मैं इस बच्ची को तुम्हारे हवाले करता हूं। यह बिन मां की बच्ची है और मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बहन ने फौरन बच्ची को झटक दिया और कहने लगी, तुझे नहीं पता यह कितनी मनहूस है। पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। पता नहीं बड़ी होकर क्या गुल खिलाएगी। मुझसे इस मनहूस लड़की का साया दूर ही रखो। साधक रोता हुआ अपनी बच्ची को गोद में लिए घर लौट आया। उसने अपनी बेटी का नाम आरजू रखा। इसके बाद बच्ची अपनी नानी के पास पलने लगी और साधक अपने घर में तन्हा रहने लगा। वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। जब शाम को घर लौटता तो तन्हाई उसे सताने लगती। गम में वह नशे का आदी हो गया। जब वह नशे में अपने बिस्तर पर लेटता तो उसे यही ख्याल आते कि अगर यह बेटी पैदा ना होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। सच में यह बेटी मनहूस है। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिन बदन वह नशे में चूर रहने लगा और काम में लापरवाह हो गया। जब आरजू 13 साल की हुई तो उसकी नानी का इंतकाल हो गया। अब आरजू को अपने बाप के पास लौटना पड़ा। लेकिन उसने इन 13 सालों में अपने बाप को खुद से नफरत करते ही देखा था। एक दिन आरजू ने कहा, अब्बा, आप मुझसे इतने रूठे हुए क्यों रहते हो? साधक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में जाने क्या चल रहा था। वह पहले ही कामचोर हो चुका था। आरजू रोज कह, अब्बा तुम काम पर नहीं जाओगे तो हम खाएंगे क्या? लेकिन साधक नशे की धुंध में चारपाई पर पड़ा ही रहता। एक दिन आरजू का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में जलन थी। वह अपने अब्बा के पास आई और कहने लगी, अब्बा मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। साधक ने नजरें उठाकर जब अपनी बेटी को देखा तो उसके दिल में रहम आ गया। वह किसी गहरी सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूं। वह जल्दी से उसी मेडिकल स्टोर पर गया जहां वह काम करता था। उसने वहां से एक इंजेक्शन खरीदा और आकर अपनी बेटी को लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही आरजू मदहोश हो गई। वह आड़ी तिरछी लेट गई और उसे खुद की होश भी नहीं रही। साधक कमरे के एक कोने में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा। बार बार उस इंजेक्शन को देखे जा रहा था। शाम को जब आरजू की आंख खुली तो उसे बुखार महसूस नहीं हो रहा था। फिर यह सिलसिला यूं ही चलने लगा। पहले तो साधक अपनी बेटी को ऐसी दवाखाने में मिलाकर देता जिससे उसे बुखार हो जाता। फिर वही इंजेक्शन लगाकर कहता, फिक्र मत करो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। आज साधक ने अपनी बेटी को आवाज लगाई, ओ आरजू बेटी, आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना, मेरा दोस्त हमारे घर आ रहा है। आरजू ने पूछा, अब्बा कौन सा दोस्त? साधक बोला, तुझे उसने बचपन में देखा था, तुझे बहुत खिलाया पिलाया करता था। वह आज इस्लामाबाद से सीधा हमारे घर आया है, इसलिए कह रहा हूं खाने का अच्छा इंतजाम कर लो। सर्दियों की सख्त रात थी। अचानक दरवाजा बजा। साधक ने दरवाजा खोला तो सामने उसका दोस्त खड़ा था। दोनों गले मिले। दोनों हम उम्र थे। तकरीबन 50-50 साल के साधक का दोस्त बोला, अरे भाई इधर ही खड़े रहोगे या घर के अंदर भी बुलाओगे? साधक ने जल्दी से उसे अंदर बिठाया और अपनी बेटी को आवाज दी,
ओ बेटी आरजू, जल्दी से खाना ले आ, मेरे दोस्त को भूख लगी होगी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। आरजू के हाथ में खाने की थाली थी, लेकिन साधक का दोस्त खाने को नहीं बल्कि आरजू को देख रहा था। वह पलक झपका तक भूल गया। इतनी खूबसूरत लड़की, इतना कद काठी और जवानी से भरपूर जावेद अपने होठों पर जुबान फेरने लगा। साधक ने फौरन उंगली चटकाई और कहा, किस ध्यान में गुम हो गए हो? ये मेरी बेटी आरजू है। जावेद मुस्कुराकर बोला, ये वही बच्ची है ना जिसे मैं अपने हाथ से खिलाया करता था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ही सालों में यह इतनी जवान कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, यह उम्र से पहले ही बड़ी कैसे हो गई। साधक ने फौरन उसका ध्यान भटका हुए कहा, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खा लो। खाने के बाद जावेद बोला, आज रात तो मैं यहीं रुकूंगा। बस वह ललचा हुई नजरों से आरजू को देख रहा था। साधक को सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन उसने झूठ बोला, आज रात मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली है, लिहाजा तुम जा सकते हो। जावेद अपने होठों पर जुबान फेरता हुआ ललचा नजरों के साथ चला गया। साधक उसे खुद गाड़ी में बैठाकर आया था, लेकिन जब वह घर वापस आया तो देखा कि आरजू का चेहरा सुर्ख हो रहा था। अब्बा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्या आप मेरी दवाई लेकर आए हैं? टूटे हुए लहजे में आरजू ने बड़ी मुश्किल से यह कहा। साधक मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ हाँ बेटी, तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी दवाई लाने में कभी देर नहीं करत। मैं ये इंजेक्शन ले आया हूं, चलो तुम्हें इंजेक्शन लगा दूं, सुबह तक तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह मक्कारी से मुस्कुरा रहा था। आरजू खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई। साधक ने उसकी बाजू का कपड़ा ऊपर किया और महारत से इंजेक्शन लगा दिया। आरज कुछ देर तक बाजू मलते हुए बैठी रही, फिर धीरे धीरे उस पर सुस्ती तारी होने लगी। बुखार की वजह से पहले ही वह बहुत निढाल महसूस कर रही थी। वह जहां बैठी थी वहीं धीरे धीरे बेहोशी में डूबने लगी, वहीं आड़ी तिरछी होकर लेट गई। साधक बेताबी से कमरे के बाहर घूम रहा था। धप की आवाज से जैसे ही आरजू बिस्तर पर गिरी, साधक लपक कर कमरे के अंदर गया। उसने एक निगाह आरजू पर डाली और बुदबुदाया, आज जावेद की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो मैं कोशिश कर रहा हूं वह जाया नहीं गई, मेरा काम हो गया। उसने पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए जेब में हाथ डालकर वो इंजेक्शन निकाल लिया जो उसने कुछ देर पहले आरजू को लगाया था। उसकी निगाहें इंजेक्शन पर फिसल रही थी। ये कोई आम इंजेक्शन नहीं था। कई साल पहले जब वह फार्मेसी में हेल्पर के तौर पर काम करता था, उसी दौरान उसे पता चला था कि दुनिया में कुछ ऐसे अजीब किस्म के इंजेक्शन मौजूद हैं जो किसी लड़की के जिस्म में लगाए जाएं तो वह वक्त से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले ही उसने यही इंजेक्शन अपनी बेटी आरजू पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। हर हफ्ते वह चुपके से उसे ऐसी दवा खिला देता जिससे उसे बुखार हो जाता। वह बेचारी दर्द और बुखार की शिद्दत से पूरा दिन तड़पती रहती, और जब वह दवा लाने के लिए कहती तो साधक मुस्कुराता हुआ वही इंजेक्शन खरीद लाता और उसे लगा देता। सुबह तक उसका बुखार भी उतर जाता, लेकिन उसके जिस्म में अजीब तब्दीलियां आने लगी थी। वह खुद हैरान थी कि इतनी जल्दी जिस्मानी बदलाव क्यों हो रहे हैं। साध ने एहतियात के साथ इंजेक्शन को नष्ट कर दिया। अगली सुबह आरजू जागी तो उसके जिस्म में अजीब सा दर्द हो रहा था। वह नाश्ता बनाने लगी। इतने में पास वाली खाला बल्कि की आवाज आई, ओ आरजू बिटिया, जरा थोड़ी सी चीनी दे देना, हमारा राशन खत्म हो चुका है, शाम कहीं ला पाऊंगी। आरजू ने खामोशी से चीनी का डिब्बा खोला और उनके लिए चीनी डालने लगी। खाला बल्कि गहरी निगाहों से उसे देख रही थी। हाय आरजू, तू तो दिन बदन खूबसूरत होती जा, जरा अपना कद काठी तो देख। तेरा बाप तुझे खिलाता भी कुछ नहीं, लेकिन तेरा जिस्म तो रोज बरोज खूबसूरत होता जा रहा है। एक मेर मलीहा है, वह तेरी हमउम्र है। दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, लेकिन वह तो अब भी छोटी सी बच्ची लगती है। हालांकि तुम दोनों 14 साल की हो, न जाने तू वक्त से पहले कैसे जवान हो गई। खला बल्कि तजस्स जिज्ञासा भरे अंदाज में पूछे जा रही थी। आरजू चिढ़ने लगी।
यह बात वह अक्सर ही कहती रहती थी, लेकिन आरजू को खुद भी नहीं पता था कि यह सब उसका साथ क्यों हो रहा है, क्यों वह वक्त से पहले एक जवान औरत के रूप में ढलती जा रही है। उसने चीनी की प्याली खाला बल्कि के हाथ में थमा दी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद खला बल्कि अपने घर चली गई। अंदर साधक अभी तक खर्राटे मारते हुए सो रहा था। अर्जू थोड़ी देर इधर उधर फिरती रही। किचन में सारा राशन खत्म हो चुका था। उसके पास पैसे भी नहीं थे, वरना बाहर जाकर कोई सामान खरीद लाती। अब्बा को बताना जरूरी था। वह थोड़ी देर सोचती रही, फिर हार कर साधक के पास चली आई और उसके कंधे को हिलाया। साधक यूं हड़बड़ाकर उठा जैसे कोई कयामत आ गई हो। क्या हुआ? क्यों उठा रही हो? सुबह सुबह कितनी बार कहाँ है? जब मैं कच्ची नींद से जागता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। हाँ, मुझे जल्दी मत उठाया करो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। उसे भी बस यही पड़ा रहता था कि मैं सुबह सवेरे उठकर किसी का पर निकल जाऊं। लेकिन अब्बा, अगर आप इसी तरह घर में सोते रहे तो पैसे कहां से आएंगे? 1 महीना हो गया, आपने मजदूरी का काम भी छोड़ दिया। अगर सुबह सवेरे उठकर काम पर नहीं जाओगे तो घर कैसे चलेगा? साधक एकदम आंखें खोलकर उसे देखने लगा और बोला, मुझसे नहीं होती। ये मजदूरी मैं अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन मजदूरी करो और रात में सिर्फ 300 से 400 मिलते हैं। इससे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता। वह गुस्से से चिल्ला उठा। आरजू खामोश हो गई।